विद्यार्थियों, आज हम लोग एक नया चैप्टर आगे का पढ़ते हैं, अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स। हम लोगों ने इसके पहले ये पढ़ा हुआ है कि जो ठोस है वो हम तीन भागों में बांटते हैं। एक तो ठोस वो होते हैं जो सुचालक होते हैं, सुचालक या चालक, कंडक्टर। उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी है कि चालक के अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण जब उनके सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं, अर्थात उसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। दूसरे प्रकार का जो ठोस होते हैं वो कुचालक होते हैं, इंसुलेटर। उन्हें विद्युत का प्रवाह नहीं होता, इसीलिए नहीं होता क्योंकि उनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उपलब्ध नहीं होते और इसलिए उनके सिरों के बीच अगर विभवांतर लगाया भी जाए तो धारा का प्रवाह नहीं होता। एक तीसरे प्रकार का भी ठोस होते हैं जिन्हें हम अब आप पढ़ेंगे, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। अर्धचालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें लो टेम्परेचर पर 0 केल्विन पर या इसके इर्द गिर्द मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यानी उनका व्यवहार कुचालक की तरह होता है। लेकिन जब ताप बढ़ता है तो उसमें कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उपलब्ध हो जाते हैं, तो कुछ धारा का प्रवाह भी होता है, यानी उनमें चालकता भी आ जाती है। ऐसे पदार्थों को हम अर्धचालक कहते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, सुचालक और कुचालक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अब ये जो अर्धचालक हैं, इन अर्धचालकों को यहाँ पर हम एक बैंड सिद्धांत, बैंड थ्योरी ठोसों की, उसके आधार पर इसको हम पढ़ते हैं। इस रूप में भी हमको पढ़ना है। हम लोगों ने परमाणुओं के बारे में पढ़ा है कि परमाणुओं में के, एल, एम इस तरह के सब सेल होते हैं और उनमें एस, पी, डी, एफ सब सेल होते हैं। अगर हम जो हमारे अर्धचालक हैं, जर्मेनियम है या सिलिकॉन है, इनको देखें तो इनकी जो रचना होती है वो कुछ इस प्रकार से होती कि इनका जो के सेल है उसमें एक ही सब सेल यस रहता है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इसी तरह से जो हमारा दूसरा सेल है, कोश है, दूसरा कोश, उसके अंदर एस और पी 2 सब सेल रहते हैं। पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स और जो पी है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कुल 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये हम देख रहे हैं सिलिकॉन के बारे में। ये सिलिकॉन में कुल 14 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। उसके नाभिक के बाहर 14 इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। जो बाह्य कक्षा है, यहाँ जो इसकी ये आपका के हुआ, यल, ये यम है। जो इसकी तीसरी कक्षा है, उस तीसरी कक्षा में यस में तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका सबसेल तो पूरा हो गया, लेकिन इसमें 6 की जगह 2 ही रहते हैं, यानी 4 की यहाँ पर कमी रहती है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अकेले अगर हम परमाणु को ले लें या परमाणु ज़्यादा भी हों लेकिन उनके बीच की दूरी ज़्यादा हो, जैसे यहाँ देखिए दूरी को हमने यहाँ दिखाई है, अंतर पारमाणविक दूरी। अगर दूरी इनकी इतनी है, अर्थात सामान्य या वास्तविक दूरी से बहुत ज़्यादा है, तो परमाणु की जो ऊर्जा स्तर हैं, इनके जो ऊर्जा हैं वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। देख रहे हैं इनकी सब ऊर्जाएं अलग अलग हैं, सारे ये डिफाइंड हैं, बिल्कुल अलग अलग विविक्त ऊर्जा स्तर हैं, साफ हैं, लाइन के रूप में है। लेकिन यदि इनकी दूरी घटती जाए परमाणुओं के बीच में, हमारा परमाणु यहाँ है, एक परमाणु यहाँ है, अब ये परमाणु अगर नज़दीक आ रहे हैं, इनके बीच की दूरी अगर c हो गई, यहाँ देखें ये दूरी भी इस दूरी से ज़्यादा है। जितनी दूरी पर समानता ठोसों में परमाणु होते हैं उससे ये तब भी बहुत ज़्यादा है। इतनी दूरी जब हुई तो जो नीचे के, जो नाभिक के नज़दीक की सेल हैं, उनके
ऊर्जा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो बाह्यतम कक्षा का ऊर्जा स्तर है, आप देख रहे हैं उनमें स्प्लिटिंग होती है, वो कई लाइनों में टूटती है, देख रहे हैं। उसके बाद इसको और नज़दीक ले आए, मान लिया b दूरी पर ले आए, तब भी सामान्य दूरी से ज़्यादा है, लेकिन इसका असर ये है कि ये एक बैंड के रूप में हो गया, बजाय लाइन के रूप में रहने की। ये जो बाह्यतम कक्षा का ऊर्जा स्तर थे वो आपस में बट करके इतनी नज़दीक नज़दीक लाइनें होकर के एक बैंड का, एक पट्टिका का रूप धारण कर लिया, ये पट्टिका बन गई। और जब परमाणु सामान्य दूरी पर आ गए, वास्तविक दूरी पर आ गए, जैसा कि ठोसों में या क्रिस्टल में हमारा जर्मेनियम या सिलिकॉन का जो क्रिस्टल रहता है, जो उसका रवा बनता है, उसमें अणुओं के बीच की जो दूरी है r0, जब उस दूरी पर आ गए तो फिर इसमें दो बैंड बन जाते हैं। एक है बैलेंस बैंड, ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दो बैंड उपलब्ध हो जाते हैं। एक है संयोजी बैंड, बैलेंस बैंड, और दूसरा है कंडक्शन बैंड या चालन बैंड। इसके बीच में खाली है जिसे कहते हैं निषिद्ध ऊर्जा बैंड। इस बीच का जो हिस्सा है इसमें कोई भी ऊर्जा स्तर नहीं होता और इसलिए यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकता। अब या तो बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैलेंस बैंड में होंगे या कंडक्शन बैंड में होंगे। इन इतने को हम अलग देखते हैं। ये जो बैंड का सिद्धांत है, इस बैंड सिद्धांत में जब सामान्य दूरी पर आ गए परमाणु, तो उनकी इस तरह की बाह्यतम कक्षा के ऊर्जा स्तर हो जाते हैं। और इसमें अगर हम सिलिकॉन का या जर्मेनियम का जो अर्धचालक हैं इनको लें या कोई भी ठोसों का अगर लें तो 0 डिग्री पर, 0 केल्विन पर एक कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। सारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में रहते हैं। और ये जो बैलेंस बैंड है ये इसमें पूरे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है और कभी पूरे नहीं भी हो सकते, हाफ ही फील्ड रहेगा, कम भी हो सकते हैं, पूरे भी हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे पूरा नहीं है, यहाँ पर इस बैंड में जो हमारा है संयोजी बैंड, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी कुल संख्या होनी चाहिए थी, यहाँ पर 2 होनी चाहिए थी, यहाँ पर 6 होनी चाहिए थी और 4 और होनी चाहिए थी और आगे 10 होनी चाहिए थी, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं हैं, यहाँ केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह से यहाँ पर या तो ये हाफ फील्ड रहेगा या कंप्लीटली फील्ड रहेगा। बीच का ये ऊर्जा अंतराल है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, इसको कहते हैं एनर्जी गैप। अब इसी के आधार पर जो हमारी बैंड थ्योरी है हम इनकी भी व्याख्या कर लेते हैं। जैसा हमने अभी आपको बताया कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते, इसमें किसी विशेष परिस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। अगर इसी बैंड थ्योरी के आधार पर इसको देखें तो जो सुचालक या चालक या कंडक्टर होता है उसमें जो कंडक्शन बैंड है और बैलेंस बैंड, इसमें बीच में ऊर्जा अंतराल नहीं रहता, इसमें जो एनर्जी गैप है ये नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, इनके ऊपर अध्यारोपित हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, जिसे कहते हैं अध्यापन, ओवरलैपिंग हो गई है। यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि चालक में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, संयोजी बैंड और चालन बैंड की सीमा रेखा नहीं है, इनके बीच में निषिद्ध ऊर्जा स्थान नहीं है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है बैलेंस बैंड में वही कंडक्शन बैंड में भी है। कंडक्शन बैंड के बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में भी होते हैं। बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, ये दोनों एक ही में मिले हुए हैं। और इसीलिए जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और चूँकि बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं, मिला हुआ है दोनों, और इसीलिए कंडक्शन बैंड में
यहाँ पर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और इसलिए जब हम इसमें विभवांतर लगाते हैं तो जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो गति करने लगते हैं, उनके कारण धारा का प्रवाह होने लगता है और इसलिए ये सुचालक में धारा बहती है। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाए या यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में कोई भी ऊर्जा का अंतर नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का आवागमन हो सकता है। कुचालक को देखिए इसी बैंड के आधार पर। ये जो बैंड है, जो ऊर्जा के बैंड बने ये बाह्यतम कक्षा के, कुचालक में इनके बीच का ऊर्जा अंतराल बहुत ही अधिक रहता है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक। अगर डायमंड लें तो उसमें तो लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसका मतलब बैलेंस बैंड से और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का जाना आसान नहीं है। अगर हम विद्युत वाहक बल लगाएं, विभवांतर लगाएं तो इतनी ऊर्जा मिलेगी तभी तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी मुक्त होगा। इलेक्ट्रॉन को मुक्त होना यानी कंडक्शन बैंड में आना। कंडक्शन बैंड में आ जाएगा तो चालन का काम करेगा, लेकिन ये यहाँ तक आना मुश्किल है और इसीलिए ये कुचालक की तरह व्यवहार करता है, अर्थात इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। अब अर्धचालक में क्या है? अर्धचालक में भी कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड अलग अलग रहते हैं। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ये दोनों के बीच का जो ऊर्जा गैप है ये बहुत ही कम है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब है तो ये सामान्य ताप पर यानी 0 केल्विन पर तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, लेकिन ये अर्धचालक का ताप बढ़ जाए तो उसमें विक्षोभ के कारण इतनी ऊर्जा प्राप्त होगी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इस बहुत थोड़ी ऊर्जा की ज़रूरत है। इतनी ऊर्जा उष्मा के कारण ही इलेक्ट्रॉन जब ताप मिलता है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती और इसलिए यहाँ से यहाँ चला आएगा। कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन आ गया तो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन को गति करने के लिए बहुत थोड़ी ऊर्जा 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत पड़ती और इससे इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से गति करने लगता है और विद्युत वाहक बल लगाने पर धारा का प्रवाह होने लगता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आता ही नहीं, यहाँ दोनों के इलेक्ट्रॉन्स मिले हुए हैं इसलिए आते जाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडक्शन बैंड में जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, मान लिया यहाँ इलेक्ट्रॉन इस तरह से हैं और ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ गया तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गया, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो इसकी जगह खाली हो जाएगी, यानी ये जगह खाली। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ये जगह खाली है, बगल वाले परमाणु में का इलेक्ट्रॉन इसकी जगह पे चला आएगा, ये जो खाली जगह है उसमें चली जाएगी। यहाँ पर जो खाली जगह है इसको हम क्वार्टर कहते हैं, होल या क्वार्टर, इसको क्वार्टर या होल कहते हैं। ध्यान रखें, है तो एक खाली जगह, यानी ये ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेशित कण है इसकी कमी का आभास कराती और इसलिए ये धन आवेश की तरह व्यवहार करती है। तो अर्धचालक में यह भी एक कण की तरह व्यवहार करता है, यह धन आवेश की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। तो इसके अंदर हमको 2 कण मिले, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो एक होल यहाँ पैदा हो जाएगा, यानी धन पॉइंट या धन बिंदु यहाँ पैदा हो जाएगा। जिस तरह इलेक्ट्रॉन इसमें गति करता है उस तरह होल भी इसमें गति करता है। अर्धचालकों में धारा का जो प्रवाह है वो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण होती है। अब ये तो हो गया जो हमारा बैंड सिद्धांत है, उसके आधार पर किस प्रकार से अर्धचालक की रचना होती है और ये बैंड कैसे बन जाते हैं, ये हमने आपको बताया कि ये जब परमाणु नज़दीक आ जाते हैं तो बाह्यतम कक्षा की जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी ऊर्जा इस तरह आपस में बढ़ जाते हैं और बढ़ करके इतनी लाखों की संख्या में परमाणुओं के प्रभाव के कारण एक बैंड जैसा उन ऊर्जा की रेखाओं का बन जाता है और इस तरह से कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड और उनके बीच में एक खाली गैप
तैयार हो जाता है। ये हुई इनकी बैंड थ्योरी या बैंड सिद्धांत। अब इसको अगर हम जो हमारे अर्धचालक हैं, इन अर्धचालकों का अगर हम यानी टू डायमेंशन 2 विमीय चित्र अगर हम बनाएं तो किस प्रकार से जो अर्धचालक हैं वो उसमें जो परमाणु हैं किस प्रकार से व्यूह में लगे रहते हैं, किस प्रकार से वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और उसके आधार पर हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से अर्धचालकों का व्यवहार होता है और कैसे उनमें धारा का प्रवाह होता है। अब जर्मेनियम की अगर द्विविमीय रचना को हम देखें, जर्मेनियम और सिलिकॉन ये हमारे अर्धचालक के शुद्ध एलिमेंट हैं। जर्मेनियम का हमने अगर एक द्विविमीय यानी प्लेन उसकी रचना देखी, क्रिस्टल का इतना छोटा सा कटा हुआ हिस्सा जिसके अंदर कुल 9 परमाणु जुड़े हुए हैं, तो ये एक दूसरे से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ते हैं, कोवैलेंट बांध के द्वारा जुड़े रहते हैं। कोवैलेंट बांध में या सहसंयोजी बंध में 2 परमाणुओं का आपस में शेयर होता है, आपस में साझेदारी होती है, दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये इसका एक इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ जाता है और इसका एक इलेक्ट्रॉन इससे। इस प्रकार से जितने भी परमाणु हैं सभी के बाह्यतम कक्षा की जो संख्या है वो पूरी हो जाती है। जैसे इस बीच वाले को लें, क्योंकि इनके आगे और होगा, इसके आगे और होगा, वो काट दिया गया। इस बीच वाले को आप देखें तो इसके अपने 4 इलेक्ट्रॉन थे और 4 इलेक्ट्रॉन एक इससे लिया, एक इससे लिया और एक इसको अपने में जोड़ा, एक इसको जोड़ लिया, तो इसके कुल 8 हो गए। ये संतुष्ट हो गया, यानी इसकी बाह्यतम कक्षा की संख्या पूरी हो गई। तो इस तरह से जितने भी ये जर्मेनियम के परमाणु हैं सभी अपने आसपास के परमाणुओं के से सहसंयोजी बंधों द्वारा संबंध बना लेते हैं और इस प्रकार सारे के सारे जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं वो बंधे हुए हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मुक्त नहीं है। अगर ये 0 केल्विन ताप लें तो ये एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसा नहीं है जो कहीं मुक्त हो, और इस तरह से ये बिल्कुल एक कुचालक की तरह इसकी रचना बनी हुई है। लेकिन जब ताप बढ़ता है तो उसमें विक्षोभ के कारण कोई न कोई इलेक्ट्रॉन इसमें मुक्त हो जाता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, यानी इसकी चालकता बढ़ेगी। तो इस तरह से इसमें ताप बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो सकते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा तो वो जगह खाली हो जाएगी। मान लिया ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ तो यहाँ पर ये जगह खाली हो गई। जो जगह खाली हो जाएगी, जो कोवैलेंट बांड टूट जाएगा, उसकी खाली जगह को हम होल कहते हैं या कोटर कहते हैं, और जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया वो मुक्त हो गया, वो इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, और जहाँ से निकला वहाँ पर एक जगह खाली हुई, ये होल हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मुक्त हो गया। इतना ही नहीं, कोई दूसरा किसी दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन इस खाली जगह को देख करके यहाँ आ जाएगा। अगर वो यहाँ आ गया तो फिर ये होल यहाँ पहुँच जाएगा, यानी खाली जगह यहाँ आ जाएगी। अगर इस खाली जगह को भरने के लिए ये आ जाएगा तो खाली जगह यहाँ आ जाएगी। इसी तरह इसको भरने के लिए मान लिया ये आ गया तो ये खाली जगह यहाँ आ जाएगी। इस प्रकार से ये खाली जगह जो पहले यहाँ थी अब धीरे धीरे यहाँ से होती हुई यहाँ पहुँच गई। तो एक तरफ जहाँ इलेक्ट्रॉन इसमें चलता है एक जगह से दूसरी तरफ, वहीं होल भी दूसरी तरफ चलता है।
जहाँ से इलेक्ट्रॉन हट जाएगा होल वहाँ पहुँच जाएगा। तो इसमें होल धन कण की तरह व्यवहार करता है और इलेक्ट्रॉन ऋण कण की तरह व्यवहार करता है। तो अर्धचालक में होल और इलेक्ट्रॉन दोनों धारा के लिए जिम्मेदार रहते हैं। दोनों यानी धारा को प्रभावित करते हैं। दोनों आवेश यानी वाहक माने जाते हैं। ये धन आवेश का वाहक माना जाता है और ये ऋण आवेश का वाहक माना जाता है। तो इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश और होल में धन आवेश होता है, ऐसा देखा गया है कि इसी के कारण भी धारा बहती है। जो टोटल धारा इसके अंदर बहेगी वो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों की धारा के बराबर होती है। यानी कुल धारा आई ये बराबर होती है आई ई, इलेक्ट्रॉन के कारण बहने वाली धारा और होल के कारण बहने वाली धारा, दोनों की धाराओं के जोड़ के बराबर होती है। होल धन से ऋण की ओर चलता है, इलेक्ट्रॉन ऋण से धन की ओर चलता है। दोनों के कारण धारा की दिशा एक ही होती है और इसीलिए धारा का मान जुड़ जाता है। अगर इसके कारण 2 एम्पियर है तो होल और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी, उसके कारण भी 2 एम्पियर होगी और इसलिए कुल 4 एम्पियर की धारा इसमें बह रही होगी। ये तो हो गया कि ताप बढ़ने पर किस प्रकार से इसकी चालकता बढ़ जाती है। ये जो हमारा अर्धचालक है इसको हम 2 भाग में बांटते हैं। अर्धचालक एक को कहते हैं हम निज अर्धचालक। निज अर्धचालक निज अर्धचालक जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और दूसरा है बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक। तो अर्धचालक 2 तरह का हुआ, एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। अब निज अर्धचालक तो यही हुआ, शुद्ध यानी प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन के क्रिस्टल को हम निज अर्धचालक कहते हैं। ये शुद्ध यानी प्योर, शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक के क्रिस्टल को निज अर्धचालक कहते हैं। ये शुद्ध अर्धचालक है। ये सामान्यतः 0 केल्विन पर तो कुचालक रहेगा, लेकिन जब ताप बढ़ेगा तो थर्मल विक्षोभ के कारण, ताप के कारण इसके जो कोवैलेंट बांड है, सहसंयोजी टूटते हैं, जिसके कारण जितने इलेक्ट्रॉन्स मुक्त हो जाते हैं उतने ही होल इसमें मुक्त हो जाते हैं और इन होल और इन इलेक्ट्रॉनों के कारण से ही इसमें धारा बहती है। इसमें जो चालकता बढ़ती है वो ताप के कारण बढ़ती है, लेकिन इस प्रकार का जो अर्धचालक है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं है। वो इसलिए बहुत उपयोगी नहीं है क्योंकि इसमें एक ताप पर निर्भर करता है। ताप हमारे नियंत्रण में नहीं है, कम ज़्यादा हो सकता है। दूसरी बात, इसमें इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या बहुत ही कम रहती है, जिसके कारण इसकी चालकता बहुत ही कम रहती है। तो इसलिए इसका उपयोग बहुत नहीं होता। अब दूसरे प्रकार का जो अर्धचालक है, जिसको विशेष रूप से हमको पढ़ना भी है, जिसका उपयोग भी किया जाता है बहुत सारे उपकरणों को बनाने में, बहुत सारे और ट्रांजिस्टर्स हैं और डायोड्स वगैरह बनाने में, वो है बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक में कुछ अशुद्धि अपमिश्रित कर दी जाती है। अशुद्धि या अपद्रव्य को अपमिश्रित कर दिया जाता है। शुद्ध अर्धचालक
में अशुद्धि, जिसे कहते हैं अपद्रव्य, इम्प्योरिटी, अपमिश्रित कर दी जाती है। बाह्य अर्धचालक बनता है। बाह्य अर्धचालक बनाने के लिए अशुद्धि, अपद्रव्य या इम्प्योरिटी को अपमिश्रित करते हैं, और अशुद्धि को जो मिलाने की क्रिया है उसको डॉपिंग कहते हैं। डॉपिंग ये विशेष तरह से मिलाया जाता है। अशुद्धि को विशेष तरह से शुद्ध अर्धचालक में मिलाते हैं, उस क्रिया को हम डॉपिंग कहते हैं। तो शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि को मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग में इस बात का ध्यान रखते हैं कि अशुद्धि बहुत ही कम मात्रा में मिलाई जाती है, अल्प मात्रा में, यानी लगभग 10⁸ परमाणु अर्धचालक, इतने परमाणु अर्धचालक और 1 परमाणु अशुद्धि। ⁸ परमाणु अर्धचालक में 1 परमाणु अशुद्धि के मिलाने से ही इसकी चालकता लगभग 15 से लेकर 17 गुना बढ़ जाती है। 15 to 17 टाइम्स, 15 से लेकर 17 गुना। इससे इतने से ही बढ़ जाती है। तो ये जो हमारा बाह्य अर्धचालक है, ये अशुद्धि को मिलाने से, बहुत ही अल्प मात्रा में अशुद्धि के मिला देने से बाह्य अर्धचालक बन जाता है। जो बाह्य अर्धचालक हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। बाह्य अर्धचालक एक होता है N, एक होता है P। तो बाह्य अर्धचालक N टाइप और दूसरा P टाइप। N टाइप और P टाइप, यानी N अर्धचालक और P अर्धचालक 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं। अब N अर्धचालक और P अर्धचालक क्या है, कैसे बनते हैं? N अर्धचालक P अर्धचालक हम N अर्धचालक को पढ़ते हैं। N अर्धचालक हम जानते हैं कि जो शुद्ध अर्धचालक है वो टेट्रावैलेंट रहता है। उसके वाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं।
और इसीलिए उसमें जो अशुद्धि मिलाई जाती है दो प्रकार की मिलाई जाती है, या तो ट्राईवैलेंट मिलाएंगे त्रिसंयोजी, या पेंटावैलेंट, यानी ये टेट्रावैलेंट है, इससे एक ज़्यादा या इससे एक कम वैलेंसी वाला या इलेक्ट्रॉन वाला अशुद्धि मिलाई जाएगी। इसलिए यन अर्धचालक बनाने के लिए इसमें हम पेंटावैलेंट अशुद्धि मिलाते हैं, पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। पंच संयोजी अशुद्धि या अपद्रव। पंच संयोजी अशुद्धि में आता है आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, ये सभी आते हैं पंच संयोजी अशुद्धि में। पंच संयोजी अशुद्धि में ये अब ये जो पंच संयोजी अशुद्धि है इसको हम यहाँ पर मिलाकर देखते हैं किस प्रकार से ये पंच संयोजी अशुद्धि मिलाने से इसकी चालकता बढ़ती है। पंच संयोजी अशुद्धि मिला दिया तो जो जर्मेनियम है इस एक जर्मेनियम के जगह पर एक पेंटावैलेंट या पंच संयोजी पदार्थ आ गया। मान लिया ये आपका आर्सेनिक आ गया। आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं आर्सेनिक के। लेकिन ये पेंटावैलेंट है इसलिए इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर खाली रह जाता है, इसको कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का मौका नहीं मिलता। ये इलेक्ट्रॉन है जो मुक्त है, इसलिए इससे ये अलग हो गया और इसलिए हमारी आर्सेनिक या एंटीमनी से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर निकल गया, ये मुक्त है, ये पॉजिटिव रह गया क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ गया। इस पूरे क्रिस्टल में ये हमारा क्रिस्टल है, ये जर्मेनियम का क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, इसलिए इस जो ये पंच संयोजी अशुद्धि होती हैं इन्हें हम डोनर, दाता कहते हैं। इसे हम डोनर, दाता या डोनर अशुद्धि कहते हैं। अब डोनर इसलिए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देता है इस क्रिस्टल को, इसने एक इलेक्ट्रॉन को दिया, खुद ही धन आवेशित हो गया। ये इलेक्ट्रॉन मुक्त है, कहीं भी इसको कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का मौका नहीं मिला, ये स्वतंत्र है, ये इस पूरे क्रिस्टल के अंदर घूमता रहता है और इस प्रकार के इसके एक घूमने से किसी और जगह जाता है, उसको ये हटा देता है, किसी और जगह जाता है, उसको हटा देता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूमता रहता है। इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। तो यन टाइप के अर्धचालक में चूंकि जो चार्ज कैरियर बहुसंख्य है, अधिकतम संख्या में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो निगेटिव हैं, ऋणावेशित हैं, इसलिए इसको यन अर्धचालक कहते हैं। यन अर्धचालक इसलिए क्योंकि इसमें बहुसंख्य आवेशवाहक ऋणावेशित हैं। बहुसंख्य आवेशवाहक बहुसंख्य आवेशवाहक बहुसंख्य आवेशवाहक ऋण आवेशित हैं। अतः यन अर्धचालक कहते हैं।
ध्यान रखेंगे जितने इसमें प्रोटॉन की संख्या है उतने इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी है। ये क्रिस्टल पूरा का पूरा उदासीन है, कहीं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन अधिक या कम नहीं है, ये उदासीन है। अंतर केवल ये है कि इलेक्ट्रॉन ये कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना पाया, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने से का मौका नहीं मिला, इसलिए मुक्त है। ये इस क्रिस्टल के अंदर मुक्त रूप से घूम रहा है, इसकी बहुत ही अधिक संख्या है और इसीलिए इसको हमने यन अर्धचालक कहा। यन अर्धचालक इसलिए नहीं कहा कि ये अर्धचालक निगेटिव है, अर्धचालक निगेटिव नहीं है, इसके अंदर के जो बहुसंख्य आवेश वाहक हैं वो ऋणावेशित हैं, इसीलिए इसको हम यन अर्धचालक कहते हैं। उष्मा के कारण कोई ना कोई कोवैलेंट बॉन्ड भी टूट जाता है। जब कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाएगा तो वहाँ पर होल पैदा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर बाहर हो जाएगा। तो होल और इलेक्ट्रॉन का युग्म भी पैदा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन तो इन इलेक्ट्रॉनों के साथ हो गया, लेकिन होलों की संख्या भी थोड़ी बहुत इसके अंदर रहती है। ताप के कारण, उसमें विक्षोभ के कारण कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं, ठीक। और इन सहसंयोजी बंधों के टूट जाने से इलेक्ट्रॉन और होल मुक्त हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या तो पहले से अधिक है, ये भी उसमें मिल गए, तो बहुसंख्य वाहक तो इलेक्ट्रॉन रहा, लेकिन होल भी इसमें थोड़े बहुत पैदा हो जाते हैं उसमें विक्षोभ के कारण। इसलिए इसके अंदर अल्पसंख्यक वाहक भी रहते हैं, होल। तो इस यन अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं। तो इसलिए मेजॉरिटी कैरियर जिसको कहते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन। और अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं। तो इसके अंदर दो प्रकार के आवेश वाहक हुए, बहुसंख्यक तो आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन हुए और अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल हुए। ये तो हो गया हमारा यन अर्धचालक। तो एक बात स्पष्ट हो गई कि ये क्रिस्टल तो उदासीन है, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें है जो अधिक है, और थोड़े बहुत होल की संख्या भी है जो बहुत ही कम है। तो हुआ बहुसंख्यक आवेश वाहक यानी मेजॉरिटी कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और ये हो गया माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यानी कैरियर माने चार्ज को ले जाने वाला वाहक। तो ये हमारा हो गया यन अर्धचालक, ठीक। अब यन अर्धचालक को अगर हम ध्यान से देखें तो यह अर्धचालक की जो रचना समान रूप से देखें तो वो इस तरह से होगी कि जिसके अंदर बहुसंख्य वाहक इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये आपका जो नाभि है, जो हमारा आर्सेनिक है, ये पॉजिटिव है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, डोनर है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन इसमें मुक्त है। तो ये हमारा एक तरह समझिए ये बहुसंख्य वाहक इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये है आपका यन अर्धचालक।
तो ये तो हो गया यन अर्धचालक। एक दूसरे प्रकार का जो अर्धचालक है अब है पी अर्धचालक। और पी अर्धचालक कैसे बनता है? पी अर्धचालक को इसी ही चित्र में हम देखते हैं कि ये पी अर्धचालक कैसे बनेगा। पी अर्धचालक में त्रिसंयोजी पदार्थ के मिलाने से बनता है। त्रिसंयोजी अपद्रव्य अशुद्धि त्रिसंयोजी में आपका एल्युमिनियम है, इंडियम है, गैलियम है, ये सब हैं। हमने एल्युमिनियम लिया। हम जानते हैं कि एल्युमिनियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इस क्रिस्टल में हमने एल्युमिनियम को मिला दिया तो एल्युमिनियम 3 तो इलेक्ट्रॉन से इसने सहसंयोजी बंध बनाया, लेकिन एक इसने जर्मेनियम था, इसको इलेक्ट्रॉन शेयर किया, लेकिन इसके पास शेयर करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की एक कमी है और इसलिए ये ग्राही है, एक्सेप्टर है। क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है और इसलिए ऋण आवेशित हो जाता है और यहां पर जगह खाली है, यहां पर जगह खाली है, होल है। इस तरह से ये अगर होल यहां है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, होल वहां चला जाएगा, फिर कोई इलेक्ट्रॉन उसकी जगह आ जाएगा, होल वहां चला जाएगा। इस होल के कारण से होल इसके अंदर मुक्त रूप से गति करता रहता है। इसमें होलों की संख्या बहुत ही अधिक रहती है और इसीलिए इसको हम पी अर्धचालक कहते हैं। चूंकि होल की संख्या अधिक है और होल को हम धन आवेशित कण की तरह मानते हैं और इसीलिए इसको हम पी अर्धचालक कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ना तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ना यहाँ इलेक्ट्रॉन कहीं कम है, क्योंकि जर्मेनियम के अंदर भी जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। एल्युमिनियम को जो हमने यहाँ मिलाया अशुद्धि को, तो उसमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, केवल कोवैलेंट बांड सहसंयोजी बंध बनाने के लिए कमी पड़ रही है। बाकी इस क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की कहीं भी अंतर नहीं है, इसलिए ये पूरा का पूरा क्रिस्टल उदासीन है। केवल इसमें होल की संख्या बहुत ही अधिक है। उसमें विक्षोभ के कारण जो कोवैलेंट बांड टूट जाते हैं, उससे होल तो पैदा ही हो जाते हैं, थोड़े से इलेक्ट्रॉन भी पैदा हो जाते हैं। इसलिए पी अर्धचालक में जो बहुसंख्य वाहक हैं वो तो होल हैं, इसलिए इसको पी अर्धचालक कहते हैं। लेकिन अल्पसंख्यक वाहक होल होते हैं। तो पी अर्धचालक के अंदर जो बहुसंख्य वाहक
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पर होल होते हैं, होल, और अल्पसंख्यक वाहक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हम जानते हैं कि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या बहुत ही कम होती है और ये विक्षोभ के कारण से पैदा होते हैं। ताप बढ़ता है, इनके गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, कंपन का आयाम बढ़ जाता है, तो जो कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है ये टूट जाता है और इस प्रकार से पी अर्धचालक बन जाता है। तो पी अर्धचालक में ये इलेक्ट्रॉन, चूँकि इसको ये मिलता है, अल्युमिनियम यहाँ पर ये डोनर है, ये जो अशुद्धि होती है ये यहाँ पर लेती है और जो क्रिस्टल है वो उसका डोनर है, ये एक्सेप्टर या ग्राही है। तो यहाँ पर ग्राही अशुद्धि होती है क्योंकि इसको क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन मिलता है, इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी रहती है, इसकी कमी को क्रिस्टल पूरा करता है। अब यहाँ पर इसको अगर हम चित्र बनाएं तो इस प्रकार से होगा कि इसमें ये और इसके अंदर ये होल खाली है, ये होल हैं जो मुक्त हैं। इसलिए इसके अंदर होल रहते हैं और यन अर्धचालक के अंदर बहुसंख्य वाहक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बहुसंख्य वाहकों से ही इनको दिखाते हैं। तो जो हमारे अर्धचालक हैं वो दो प्रकार के हुए, एक हुआ बहुसंख्य वाहक और एक हुआ पी अर्धचालक और एक हुआ यन अर्धचालक। ये दो प्रकार के अर्धचालक हैं। इसके बाद ये दोनों प्रकार के अर्धचालकों का संयोग अर्थात इन दोनों को मिलने से जो यन संधि बन जाती है, जिसे हम यन और पी संधि कहते हैं, वो यन पी संधि किस प्रकार से यानी रेक्टिफिकेशन का काम करती है वो सारा हम लोग पढ़ेंगे। बस आज तो इतना ही।